ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू योर माय चैनल। टॉपिक हमारा टेंस। चर्चा करेंगे टेंस के बारे में। कितने प्रकार हैं, इनकी उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो टेंस शब्द की उत्पत्ति, टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेम्प्स वर्ड से हुई। लैटिन भाषा के टेम्प्स वर्ड से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है टाइम, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, समय या काल। जिसे हिंदी में समय या काल कहते हैं। यानी टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेम्प्स वर्ड से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है टाइम, जिसे हिंदी में समय या काल कहते हैं। अब बात करें कि टेंस किसे कहते हैं, तो कि जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं, यानी काल कहते हैं। और अंग्रेजी में टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले देखिएगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा जिसे कहते हैं पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। यानी हमेशा टाइम 3 प्रकार के होते हैं, जिसे एक जो बीता हुआ समय, एक जो चल रहा है, एक जो आने वाला है। यानी कह सकते हैं कि हमें टेंस 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जिसे हिंदी में अगर बात करें तो प्रेजेंट को क्या कहा जाता है, वर्तमान का, जो प्रेजेंट में जो चल रहा है। और पास्ट टेंस जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, भूतकाल, जो बीता हुआ समय को बताता है। फ्यूचर टेंस जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, भविष्य का, जो आगे आने वाले समय को बताता है। अब देखिए टेंस 3 प्रकार के होते हैं, और इन प्रत्येक के कितने पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं। यानी इन प्रत्येक टेंसों के 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले देखिए इंडेफिनेट, जिसे कह सकते हैं सिंपल। दूसरा है कंटिन्यूस, जिसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। यानी इन प्रत्येक के कितने भाग होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा, इंडेफिनेट या सिंपल, कंटिन्यू या कह सकते हैं प्रोग्रेसिव, और तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यू। कह सकते हैं प्रेजेंट के भी ये 4 रहेंगे, और फास्ट के भी ये 4 रहेंगे, और फ्यूचर के भी ये 4 रहेंगे। अब 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो टेंस है, यानी प्रेजेंट सिंपल, इनके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल, जिसे वर्तमान जो काल अब चल रहा है, यानी इससे हिंदी में कह सकते हैं, वर्तमान साधारण काल, वर्तमान साधारण काल। तो सबसे पहले देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कितने भाग होते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के भी कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। इनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए कौन सा होता है, एफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी, और 5वां अपन कह सकते हैं WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव।
यानी कह सकते हैं मुख्य रूप से वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन डबल एच वर्ड को और जोड़ दिया जाए तो यानी इनके प्रत्येक के कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इनकी यहाँ पर स्ट्रक्चर समझेंगे कि यानी प्रत्येक की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो एफर्मेटिव जो टेंस की जो स्ट्रक्चर होती हैं वो होती हैं सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या एस प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखिए नेगेटिव की जो स्ट्रक्चर क्या होती हैं, सब्जेक्ट प्लस में डू या डज और, क्योंकि नेगेटिव में हमेशा ध्यान रखना वाक्य नकारात्मक होता है इसलिए हमेशा नोट आता है, वो तीसरे स्टेप पे आता है। तो यानी 1, 2 और 3rd। तो नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसके बाद में अगला जो तीसरा जो है, इनकी जो स्ट्रक्चर क्या रहेगी, इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव हमेशा क्या होता है, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं तो इससे पहले हमेशा क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो डज नॉट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और अंत में आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क्स। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव की जो स्ट्रक्चर वो क्या रहेगी, जैसे डू और डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट, क्योंकि नॉट हमेशा तीसरे स्थान पर रहता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखिए डब्ल्यू एच वर्ड या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसकी देखिए स्ट्रक्चर क्या रहेगी। तो सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड, इसके बाद में डू या डज, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में नॉट, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर ये स्ट्रक्चर आपको याद है तो वाक्य आप बना सकते हैं और आप वाक्य को भी पहचान सकते हैं। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एस या ईएस कब आता है। यानी एक बार मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे देख लो एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा ही राइट्स ए लेटर। देखिए ही राइट्स ए लेटर यानी वह पत्र लिखता है। तो देखिए ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एफर्मेटिव जो ही सब्जेक्ट है और इसके बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में मैं बनाता हूँ नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या बनेगा, जैसे ही डज राइट ए लेटर। क्यों, देखिए नॉट डज, तो ही डज नॉट राइट ए लेटर। देखिए सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू या डज रखेंगे, और क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इसलिए नॉट हमेशा तीसरे स्थान पर आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद में मैं अगर बनाऊँ इसका इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव पहले क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो वाक्य क्या बनेगा, जैसे हेल्पिंग वर्ब में आ गई, जैसे डज, इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है ही, और इसके बाद में वर्ब क्या है राइट ए लेटर। इसके बाद में बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमेशा नोट हमेशा कौन से स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर आता है, और वो वाक्य कैसे बन जाएगा, डज ही नॉट राइट ए लेटर, सॉरी क्वेश्चन मार्क्स लगाना। इसके बाद में मैंने बनाया अगला डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिख देंगे, जैसे वाई, और डज ही नॉट राइट ए लेटर। ओके, अंडरस्टूड। देखिए जो ये स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग टू मैंने ये यहाँ पे बनाया है, और सबसे पहले जैसे एफर्मेटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से जो मैंने ये आपको समझाया। अब देखिए रूल देखिए, डब्ल्यू यानी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का जो रूल होता है वो देखिएगा कब आता है, एस या ईएस। देखिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
सिंगुलर सब्जेक्ट के वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। ठीक है, यानी सब्जेक्ट का हमारा क्या हो, सिंगुलर हो, तब अपने वर्ब के साथ एस या ईएस प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आगे देखिए, एस और ईएस का प्रयोग कब करना है, यानी एस या ईएस का यूज कब करना है। तो देखिएगा, किसी भी वर्ब के अंत में, यानी किसी क्रिया के अंत में, किसी भी वर्ब यानी क्रिया के अंत में क्या मिले आपको, ओ, एक्स, सी एच और एस एच या फिर एस एस या फिर डबल जेड, ये जो वर्ड मिलते हैं तब आपको क्या करना है, क्या लगाना है, ई एस लगाना है। क्या लगाना है, ई एस लगाएंगे तथा शेष के साथ एस लगाएंगे। ओके, समझ आ गया। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपने को एस ई एस का प्रयोग करना है, अन्यथा अपने को नहीं करना है। 2 नंबर में देखिए, किसी वर्ब की क्रिया के अंत में आपको मिले ओ, एक्स, सी एच या एस एच या एस एस या फिर डबल जेड, तब आपको लगाना है अंत में ई एस, और नहीं तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस लगाना है। अब देखिए, मैं आपको एक कुछ बताऊंगा कि बेस फॉर्म यानी एस ई एस लगाने से क्या हो जाती है। हमेशा एक स्ट्रक्चर होती है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्या हो गई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो किस चीज़ का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं, जैसे यहाँ पे लिखा, जैसे राम प्ले, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस। राम क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर है तब यानी वर्ब के साथ क्या आएगा, एस आएगा, अन्यथा नहीं आता। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे दे प्ले, तो दे के साथ क्या है, वर्ब की, ये देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल, और वर्ब भी हमारी क्या है, प्लूरल ही आएगी। जैसे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी कि भाई ऐसे एस लगाने से वर्ब क्या सिंगुलर होती है। हाँ जी, राइट, ये हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे एस लगने से वर्ब के अंत में तो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। और अगर नाउन के अंत में ऐसे एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे एज, जैसे वॉज, हैज़, ये क्या है भाई, सिंगुलर है ना, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए इसी तरह देखिए, इसके अंत में क्या है, एस एस एस, इसके अंत में क्या है, एस एस। इसी तरह देखिए, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, वर्ब। अब देखिए ये क्या है, जैसे वॉस, तो अब देखिए ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ये भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की प्लूरल हेल्पिंग वर्ब देखिए आर होती है, इसका वर्ब होता है, इसका है होता है, हैज का है होता है। अब देखिए ये सिंगुलर है, ये जो वर्ब है ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के अंत में आपको क्या मिल रहा है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के अंत में आपको अस मिल रहा है। तो इसीलिए जैसे ये गो क्या है, वो क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, क्या है, प्लूरल। अब इसके अंत में मैं क्या लगा दूं, यानी किसी अंग्रेजी वर्ब के अंत में या ओ एक्स सी एच या एस एस हो तब क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, अन्यथा अपन क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे। तो देखिए, तो मैंने ये गो प्लूरल वर्ब है और मैंने सिंगुलर बनाया तो अंत में क्या लगाया, ई एस। जैसे मैंने लिखा वॉस, तो इसके अंत में क्या है, एस एस एच, तो मैंने इसे सिंगुलर बनाऊँ तो क्या बना करूँगा, ई एस रखूँ। ध्यान रखना, अगर
नाउन के अंत में एस या ईएस लगाने से क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ बॉय, तो बॉय क्या है, नाउन, क्या है, नाउन, और नाउन को ये क्या है, सिंगुलर है, अगर मैं इसको ऐसे ईएस लगाता हूँ तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाएगा। जैसे मान लो मैंगो, मैंने क्या लिखा, मैंगो, और मैंगो को मैं ये क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर, और सिंगुलर नाउन के साथ मैं क्या लगाऊँ, ईएस, तब क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना वर्ब के अंत में एस या ईएस लगने से क्या बन जाती है, सिंगुलर, और नाउन के अंत में एस या ईएस लगाने से क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाती है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। आगे नेक्स्ट देखिए, आपको कुछ से जो बेस फॉर्म है उनको भी आपको याद रखना है। जैसे बेस, जैसे फॉर्म्स, बेस फॉर्म्स, जैसे देखिए बी यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म। जैसे बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, इज, आर और एम, और इनकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, बी। इनकी जो फोर्थ यानी कह सकते हैं जिसके आईएनजी लिखता है वर्ब के अंत में, तो वो क्या होती है, फोर्थ यानी वर्ब होती है, तो क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद में अगली जो यानी बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, इज, आर, एम, और कह सकते हैं वॉज और वर। ठीक है, और इनकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, और इनकी फोर्थ जो वर्ब होती है वो क्या होती है, बीइंग होती है। आगे मैं अगर बात करूं तो डू या डस, तो डू या डस की तो सेकंड जो फॉर्म्स होती है वो क्या होती है, डिड होती है, और इनकी क्या होती है, डन, क्या होती है, डन, और फोर्थ फॉर्म क्या होती है, डूइंग होती है। तो यानी ये तीन चीज़ें याद रखनी है। आगे देखिए चौथी जो बेस फॉर्म्स हैं, सॉरी तीसरी जो है हैज़ और हाउ, और हैज़ हाउ की सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड होती हैं, और फोर्थ जो फॉर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, हैविंग। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद में आपको मैं कुछ रूल्स लेके आऊँगा और आपको कैसे एग्जाम में आए उसको कंसेप्ट कैसे हल करना है उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे लिखूँ राम, जैसे इट से मैंगो, राम इट से मैंगो। अब देखिए राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आई, सिंगुलर वर्ब, क्या आई, सिंगुलर वर्ब। अब मैं यहाँ पे लिखता जैसे दे इट ए मैंगो, तो देखिए इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट, और इसलिए यानी ये वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आगे अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जैसे इनके रूल्स हैं, एडवर्ब्स हैं, इनके बारे में अपने किस तरह से यानी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके बारे में पूरी विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तब तक आपके लिए थैंक यू, धन्यवाद।